Assalamu alaikum my dear students, welcome to the online series of lectures। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद एनर्जी। इस लेक्चर में जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन एंड एनहिलेशन ऑफ मैटर। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा बुक का, जैसे आप कंसर्न कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चर। पहले भी मैं उस बुक के बारे में बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इसका चैप्टर नंबर 5 है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। तो इस चैप्टर के अंदर काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन है अबाउट द टॉपिक, तो आप कंसर्न कर सकते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद एनर्जी। इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद एनर्जी में जो चार बेसिक इफेक्ट्स हमारे सामने आते हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन एंड एनहिलेशन ऑफ मैटर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या है, इसका एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। इन 1887 हर्ट्ज observed that a metallic surface emits electrons when a photon of low wavelength is incident on it. He further observed that when ultraviolet light falls on a zinc plate, which is electrically neutral first, और जब उसके ऊपर लाइट जो है वो फॉल होती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट हो जाते हैं। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ, दिस फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटालिक प्लेट व्हेन फोटॉन्स ऑफ सुटेबल वेवलेंथ्स फॉल ऑन इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि जब फोटॉन जो है वो किसी मेटल सरफेस के ऊपर मेटल सरफेस पे फॉल करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो है वो एमिट करते हैं, निकाल देते हैं बाहर, एजेक्ट कर देते हैं, तो इस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज इन 1916 फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो एक्सप्लेनेशन क्या थी वो हम देखते हैं ज़रा, कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए मेटालिक सरफेस से एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो है हम वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल कहते हैं। इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहा जाता है। तो जब तक फोटोन के पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, तब तक वो इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से एमिट नहीं करवा सकता। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। हम अक्सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड एक बात सुनते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी और द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। इसका क्या मतलब है? देखिए, इंटेंसिटी जो है बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो नंबर को डिस्क्राइब करता है। अगर बहुत सारे जो फोटॉन्स हैं वो आके मेटल सरफेस से स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी एनर्जी और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या वर्क फंक्शन से लेस है, तो वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करवा सकते। तो इलेक्ट्रॉन की इमिशन के लिए लाजमी है कि एक ही बेशक फोटोन हो, लेकिन वो उसकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो, ताकि वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सके। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज़ हायर देन द वर्क फंक्शन, के अगर जो फ्रीक्वेंसी है या एनर्जी है फोटोन की वो वर्क फंक्शन से या इंसिडेंट एनर्जी से ज़्यादा है, देन the difference between the incident energy and the work function becomes the kinetic energy of the photoelectron। तो फिर क्या होगा कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी इलेक्ट्रॉन को वहाँ से एमिट करने के लिए, वो यूटिलाइज हो जाएगी फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाकी जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी जो मेटल सरफेस से एमिट हो रहा है, और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो यहाँ पे जो रिलेशन हाफ एम बी स्क्वायर, इट इज रिप्रेजेंटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन which is equals to the difference between the energy of the incident photon minus work function. So h nu is the energy of the incident photon, or
एच न्यू नॉट जो हमारे पास है ये वर्क फंक्शन है। Why photo electric effect is not possible for the free electrons? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं हो सकता? तो बड़ी सिंपल सी इसकी जो है एक वो एक्सप्लेनेशन है कि हम एज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो एट रेस्ट है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। एक फोटोन आके जो है वो स्ट्राइक करता है उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और उसकी एनर्जी जो है, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी एच न्यू है, और उसका जो मोमेंटम है वो एच न्यू ओवर सी के इक्वल है। अब जब वो आके इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा, उसको वहां से लिबरेट करेगा, वहां से इजेक्ट करेगा, बाहर निकाल देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तो जो एनर्जी होगी उस फ्री इलेक्ट्रॉन की, जब वो इजेक्ट हो जाएगा तो वो हाफ एम वी स्क्वायर, और उसका जो मोमेंटम होगा वो एम वी के इक्वल होगा। अब हम इक्वेट कर लेते हैं ज़रा। हमारे पास जो मोमेंटम था फोटोन का, दैट वाज एच न्यू ओवर सी, और जो मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एम वी के बराबर है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं यहाँ से। ये एच न्यू ओवर सी और एम वी, जब दोनों इक्वेट करेंगे एच न्यू इज इक्वल्स टू एम वी ओवर सी हो जाएगा बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी तरह से बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एच न्यू हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखें एच न्यू ओवर सी और ये एम वी, तो सी जब इधर आएगा तो वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच न्यू इज इक्वल्स टू एम वी सी। और ये तो सिंपल रिलेशन है, ये फोटोन की एनर्जी एच न्यू एंड हाफ एम वी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जो हैं वो एक जैसी हैं, जब राइट हैंड साइड्स को हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट द रिजल्ट v इज इक्वल्स टू 2c, यानी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट आ गई। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विद द वेलोसिटी विच इज ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ लाइट। This is in contradiction with the theory of relativity, which states that no material particle can travel with a velocity greater than velocity of light in vacuum. तो ये contradiction है relativity theory की कि भाई एक material particle twice of the velocity of light से जो है move कर रहा है। तो ये basic reason है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ पॉसिबल नहीं है। कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो कंपैरेटिवली एक लो एनर्जी जो है वो इंटरेक्शन है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक इंसिडेंट फोटोन आके एक एट रेस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद वहाँ से किसी भी एंगल के ऊपर डेविएट हो जाता है। तो इसको हम कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग भी कहते हैं। Compton in 1923 was able to demonstrate that if a beam of monochromatic X-ray of light or a light of high frequency was incident on an element of low Z, Z means atomic number या proton number, कि एक ऐसे एलिमेंट के साथ जिसका जो प्रोटॉन नंबर है वो लो है, एक्सरे या हाई फ्रीक्वेंसी लाइट एक ऐसे एलिमेंट के साथ आके इंसिडेंट होती है जिसका प्रोटॉन नंबर लेस हो, सच एज कार्बन। The scattered radiations consisted of two components. अब जब वो रेडिएशन जो है वो स्कैटर होंगी तो उसमें दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक जो स्कैटर्ड फोटोन है और दूसरा रिकॉइल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन भी वहां से एब्जॉर्ब करेगा और डिस्प्लेस होने के बाद दोबारा से रिकॉइल होगा। वन कंपोनेंट ऑफ ऑलमोस्ट एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट रेडिएशन, ये जो कंपोनेंट है ये किसके बराबर है, ये वही वाला कंपोनेंट है जो स्कैटर हो गया, और दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज द रिकॉइल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। Compton assumed that scattering process between the incident photon and the electron is an elastic collision, so the kinetic energy and moment are conserved. After scattering, the recoil electron takes energy from the incident photon, thus the energy of the incident photon is reduced, or we can say that the incident photon has a lower frequency or larger wavelength. अब जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करता है, स्कैटर होता है, तो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिलीवर कर देता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी डिलीवर कर देगा तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी स्कैटर्ड फोटोन की, और
जो फ्रीक्वेंसी है वो कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाएगी। तो जो चेंज आता है वेवलेंथ में, हम इसको शिफ्ट इन वेवलेंथ भी कहते हैं या कॉम्पटन वेवलेंथ भी कहते हैं। तो वो वेवलेंथ निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ h ओवर m नॉट c टू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, m नॉट जो है रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और c जो है स्पीड ऑफ लाइट, थीटा जो है एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन है। अब यहाँ पे हम स्कीमेटिक डायग्राम जो इसकी यहाँ पे बनी हुई है उसमें से भी हम देख सकते हैं कि भाई एच न्यू नॉट जो है वो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और एच न्यू जो है वो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है। तो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज। तो वो बाकी जो एनर्जी है वो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के पास चलेगी। पेयर प्रोडक्शन, अभी तक हमने दो जो एनर्जी इंटरेक्शंस हैं मैटर के वो पढ़े हैं, जिसके अंदर वी हैव सीन दैट गामा रे फोटॉन्स गिव एन इलेक्ट्रॉन ऑल इट्स एनर्जी, जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और ट्रांसफर ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी, जिसके अंदर क्वांटम इफेक्ट होता है। तो हमारे पास एक थर्ड पॉसिबिलिटी भी है जिसमें क्या होता है, इन विच अ फोटोन मेटेरियलाइजेस इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। All the conservation laws are fulfilled during this process. For example, the sum of the charge of electron and positron is zero. अब जब फोटोन जो है यानी जो एनर्जी है वो मेटेरियलाइज हो रही है तो वो एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अब फोटोन के ऊपर जो चार्ज है वो जीरो की इक्वल है, तो उससे बनने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। अगर सम ऑफ द चार्ज देखें तो इक्वल एंड ऑपोजिट, तो सम ऑफ द चार्ज विल बी जीरो। The total energy, which also includes that the rest mass energy of electron and positron, is equal to the gamma ray photon energy। अगर हम उन पार्टिकल्स की रेस्ट मास एनर्जी देखें तो वो किसके बराबर है, उस इंसिडेंट फोटोन के बराबर है। लीनियर मोमेंटम की बात कर लेते हैं, हम। द लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व with the help of the nucleus which carries away enough momentum for the process to occur। तो कुछ एनर्जी जो है, कुछ मोमेंटम जो है वो उस न्यूक्लियस के पास भी चला जाता है जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज 0.511 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच। दोनों की जो है वो एनर्जी इतनी है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास पेयर प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है फोटोन की, वो मिनिमम एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये कंपैरेटिवली एक हाई एनर्जी इंटरेक्शन है, जो अगर हम कंपेयर करें कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन के लिए दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन पेयर प्रोडक्शन एंड सॉरी इसकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट से कहीं ज्यादा है। इन पार्टिकल फिजिक्स, annihilation is the process that occurs when a subatomic particle collides with its respective antiparticle to produce other particles। annihilation of matter जो है ये converse of pair production है। Such as an electron collides with a positron to produce two photons। इसके अंदर क्या होगा कि दो एंटी पार्टिकल्स आपस में जो है वो एनहिलेट होते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है, और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। जिस तरह से एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनहिलेट होते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, तो दो गैमा रे फोटोन जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे। The total energy and momentum of the initial pair are conserved in the process and distributed among the set of their particles in the final state। अब देखें, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस के, जब वो आपस में एनहिलेट हो रहे हैं तो उनकी वजह से बनने वाले तो जो गैमा फोटॉन्स हैं वो चार्ज लेस हैं। और जहाँ तक बात रही मोमेंटम की, तो जो मोमेंटम है वो किस तरह से कंजर्व रहता है कि दोनों जो फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे गैमा रे फोटोन, दे विल बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो भी यहाँ पे वैलिड है। बाकी जो एडिटिव क्वांटम नंबर्स हैं वो पार्टिकल्स के लिए एंटी पार्टिकल्स हैव एग्जैक्टली ऑपोजिट एडिटिव क्वांटम नंबर्स फ्रॉम particles। So the sum of all quantum numbers of such an original pair are जीरो। तो उन सब का सम जो है वो जाहिर सी बात है जीरो के बराबर होगा। एनी सेट ऑफ पार्टिकल्स मे बी प्रोड्यूस
whose total quantum number are also zero as long as conservation of energy and conservation of momentum are obeyed. तो ज़रूरी नहीं है कि जो है वो फोटॉन्स ही सिर्फ बने और कोई और भी एनर्जी पार्टिकल वहाँ पे जनरेट हो सकते हैं, लेकिन जो वैलिडेशन ऑफ द क्वांटम नंबर है वो ज़रूरी है. An inverse process occurs when a positron comes closer to an electron under the influence of their opposite charges. Both electron and positron vanish simultaneously, and two gamma ray photons of energy greater than 0.511 mega electron volt. अभी हमने पिछले पेयर प्रोडक्शन के उसमें पढ़ा था कि जो रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो जब ये दोनों पार्टिकल जो हैं वो एनहिलेट होंगे तो उनकी एनहिलेशन से जो हमारे पास फोटॉन्स बनेंगे या जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो भी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ग्रेटर होगी. मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वही बात के जो फोटॉन जनरेट होंगे दे विल बी मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो ये इक्वेशन जो है उससे इसको रिप्रेजेंट किया गया इलेक्ट्रॉन plus positron gives the two gamma ray photon. This process in which a positron captures an electron and both annihilate into two gamma rays photon energy moving in opposite direction is known as positron annihilation or pair annihilation. The two gamma rays move in opposite direction to conserve linear momentum. Electron and positron can annihilate in vacuum also. तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक लेक्चर है इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद एनर्जी से रिलेटेड. तो इसको सुने, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें. आप लोगों के जो जो क्यूरीज हैं रिलेटेड आर्टिकल उसको प्लीज़ मुझसे कंसर्न करें और अपने लेक्चर वाइज नोट्स जो हैं वो ज़रूर तैयार करते रहें साथ साथ, ताकि आपकी जो भी असेसमेंट होती है रिलेटेड विद द कोर्स उसमें आपको आसानी हो. So stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.